हर एक मॉड्यूल के बीच में हमें 25 mm का गैप देना है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे कुछ शैडो ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ जहाँ हमें कुछ शैडो पड़ रही है, वहाँ से हमें मॉड्यूल डिलीट कर देना है। तो इस तरह से हमने एक मॉड्यूल लेआउट बना लिया। एक डीसी कैपेसिटी फुल डीसी कैपेसिटी निकाल ली कि हमारे इस रूफ पे कितनी हमारी डीसी कैपेसिटी आ जाएगी मॉड्यूल प्लेस करने के बाद। उसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट लेआउट होता है वो डीसी स्टिकिंग लेआउट होती है। तो स्टिकिंग करना हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हमें टेम्परेचर फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें स्टिकिंग कैसे करते हैं। जितना हमारा इन्वर्टर का एमपीपीटी वोल्टेज रेंज होता है, उतना उसके अकॉर्डिंग हमें हर एक मॉडल का वो वीओसी देख के उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्टिंग वोल्टेज जितना हमारा इन्वर्टर का एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है और जितना हमारा एक मॉडल का वीओसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर फैक्टर क्या है, कितने से कितने मिनिमम हम कितने मॉडल आप सीरीज में कनेक्टेड कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, और कितने हमारे एमपीपीटी सारे फैक्टर होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने स्टिंग डीसी स्टिंगिंग कर ली थी कि डीसी स्टिंगिंग में हमारे जैसे कि 16 मॉडल एक साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, 15 मॉडल एक साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, 12 मॉडल एक साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। जैसे कि हमारा इन्वर्टर का जो वोल्टेज रेंज है वो 400 से लेके 1000 के बीच में है। और एक हमारे मॉडल का जो पीओसी है वो 50 है। तो अब हमारे को सीरीज में कितने मॉडल कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो सब हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था कि डीसी स्टिकिंग कैसे करते हैं। और जो अब हमारा नेक्स्ट आज आता है वो डीसी केबल कैलकुलेशन करना है। जो हर एक स्ट्रिंग से हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव केबल जाएगी इन्वर्टर तक। ये हमारा इन्वर्टर प्लेस है। इन्वर्टर, और ये जो हमारी रेड और ब्लैक है ये हमारे डीसी केबल्स है। डीसी केबल्स है जो कि हमारे एक स्ट्रिंग से हर एक स्ट्रिंग से हमारी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव केबल आउटपुट में जाएगी, जो कि हमारे इन्वर्टर से कनेक्टेड रहती है। तो ये हमारे को इसकी लेंथ कितनी है, और इसमें इस केबल्स के थ्रू कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी की केबल साइजिंग के इफेक्ट करते हैं। अगर ये इसके अंदर 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो हमारे को कम स्मॉल साइज में केबल साइजिंग का हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे 20 एम्पियर 30 एम्पियर फ्लो करेगा, तो अगर हम 4 स्क्वायर एम की केबल लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा ये इस केबल में प्रॉब्लम आएगी, केबल जल जाएगी, क्योंकि इसमें हैवी करंट फ्लो हो रहा है जो कि इस केबल की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इस स्ट्रिंग से इस केबल के थ्रू, एक ये फैक्टर इफेक्ट करता है। दूसरा कि अगर ये हमारा किस वे से जा रहा है, ये कंड्यूट से जा रहा है, ओपन सरफेस में जा रहा है, या फिर किस तरह से जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं। क्या कह रही हो? क्यों? 1 मिनट रुकना, क्या हो गया? पूछना है कुछ? पूछ लो। और रिपोर्ट भेज देना वो सारी डाउनलोड कर रखा है। डॉक्टर को बोल देना सारे रिपोर्ट्स भेज दो तो देख लेगा। हाँ, तो ये हमारी इसमें मेरी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, वो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग है 9। और एक इन्वर्टर में हमारा जो इन्वर्टर हमने सिलेक्ट किया था ये हमारा सनग्रो का इन्वर्टर था, जिसमें हमारी टोटल एमपीपीटी थी वो 12 थी। 12 एमपीपीटी थी। उसमें हमारा का जो स्ट्रिंग बनी थी 9 स्ट्रिंग बनी है। तो तीन हार हम ट्राई करेंगे कि हर एक एमपीपीटी में एक एक हमारा फिल हो जाए। तो जो नंबर ऑफ 12 स्ट्रिंग है और हम नंबर ऑफ एमपीपीटी कितनी है, 12 है, और हमारा जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है 9 है, तो हमारी 9 एमपीपीटी फुल होगी और 3 एमपीपीटी हमारी ब्लैंक रह जाएगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एमपीपीटी हो फिल हो हर एक स्ट्रिंग से। बेशक से एक स्ट्रिंग एक एमपीपीटी में देना पड़े, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि फिल हो। तो इसमें 9 स्ट्रिंग है तो 9 ही एमपीपीटी फिल होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं है जिससे कि हम उसको फिल करें। तो हम उस केस में हम इस एमपीपीटी को 3 एमपीपीटी जो बच जाएंगे उसको हम खाली रहने देंगे, छोड़ देंगे ब्लैंक। तो अब हमारा जो कैलकुलेशन साइज है, जो ये डीसी स्ट्रिंगिंग जो हमारे डीसी केबल है वो कितने स्क्वायर एम की जाएगी, 4 स्क्वायर एम की जाएगी, 6 स्क्वायर एम की जाएगी, 2.5 स्क्वायर एम की जाएगी, 1 स्क्वायर एम की जाएगी, कितने स्क्वायर एम की जाएगी, कि जिससे कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है जो डीसी केबल वोल्टेज ड्रॉप है, यानी जो इसमें से वोल्टेज जाएगा इन्वर्टर तक, स्ट्रिंग का वोल्टेज वो हमारे इन्वर्टर तक जाएगा, तो उसमें हमारा कितना लॉस हो सकता है, वो सब हमें उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो केबल लेंथ कितना है, कि इस केबल से हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है,
वे ऑफ डक्ट हमारा कितना है, वे ऑफ बरिड कितना है, कि हम किस तरीके से इसको हम लेके जा रहे हैं, एक साथ कितना केबल एक साथ रन करवा रहे हैं। जैसे कि एक साथ हमारा एक कंड्यूट में केबल ट्रे देखी होगी, केबल ट्रे में हम एक साथ 4 से 5 केबल ट्रे लेके जाएंगे तो क्या इफेक्ट आता है, अगर उसी केबल ट्रे में हम 10 केबल लेके जाएंगे एक साथ तो क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारा हमारा उसी में गिवन होता है केबल की डाटा शीट में। तो ये हमें सारे फैक्टर कहाँ से मिलेंगे, डीसी केबल की डाटा शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं डीसी केबल की डाटा सेट डाउनलोड कर लेता हूँ। पॉलीकैब डीसी केबल, पॉलीकैब। स्ट्रिंगिंग जो हमारी मैक्सिमम जो हम स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं, जिसकी लेंथ हमारी 100 मीटर, यानी हमारी जो स्ट्रिंग है मॉड्यूल है जो हमारा, जहाँ मॉड्यूल प्लेस हुआ है और जहाँ से इन्वर्टर की डिस्टेंस है, अगर वो 100 से कम है तो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं डीसी केबल, वो 4 स्क्वायर एम की होती है। अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसमें वोल्टेज ड्रॉप चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है। अगर 2% से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आएगा तो हम उस 4 स्क्वायर एम के बदले 6 स्क्वायर। तो ये हम चेक करते हैं। तो मैं एक जो वीडियो भेजा था वो प्ले करता हूँ, जिसमें हमारे को क्लियरिटी आ जाएगा सब पूरा कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, और एक हमें क्या करना है। I would like to tell you that what are the steps follow. So first we need to calculate the maximum current of our particular वॉइस आ रही है system. ना So सबको we'll क्लियर? come to know that what will be the maximum current which will be flowing through our cable. Next is आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये हमारे डीसी केबल साइजिंग का फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप हमें कौन कौन से फैक्टर लेने होते हैं। तो ये पहले वीडियो रन कर लेते हैं, फिर हम इसको रोक रोक के एक एक चीज़ समझ के हुए you need to चलेंगे। calculate the cable protection factor. What happens? The cable manufacturer mentions the size of the cable as well as the current carrying capacity of the cable at a particular temperature on the cable data sheet. But there are factors which derate or reduce this current carrying capacity of the cable. So that is because of the temperature, or otherwise it is because of the grouping factor. When you lay many cables like beside each other, then it affects the current carrying capacity of the cable. So that is also one factor. Then again, how you lay the cable and where you lay the cable, in air, in ground, or in the duct. Next is we have to calculate the cable voltage drop. Basically, after first step and second step, you will choose a conductor or a cable. Okay. Then you will calculate the voltage drop for that particular cable, so that you will come to know that it is below the permissible voltage drop. Okay. And so that you can finalize the cable for your particular project. So guys, here on your screen you can see the temperature correction factor. So this is basically a chart, okay, which mentions the ambient temperature. These are the like types of cables, okay, which is rated for 60 degree, 75 degree and 90 degree. So we'll consider only this 90 degree, as our solar cables are manufactured to operate unto 120 degrees Celsius. Okay, so we'll be considering this particular column for our calculation. So for, as I said earlier, if you see here that the temperature leads to variation in the current carrying capacity of the cable. If the temperature is around 26 to 30 degrees Celsius, you can see that there is no change in the वॉइस नहीं आ रही current क्या carrying capacity of the cable. But as you go above 30 degrees Celsius, you can see that the cable current carrying capacity is decreasing, whereas below 25 degrees Celsius it is a bit increasing. Okay, and this table tells you about the temperature change when you keep the cable just above the roof. So because what happens, the roof gets heated and that heat is also transferred to the conduit. Okay, so the temperature across the cable increases. So depending upon your conduit and roof clearance, this is the temperature which you need to add. Okay, so now we'll start with our calculation. So first I am considering the cable calculation for solar panel to inverter application, or you can say from solar panel to
combiner box. Basically, as we all know that the modules are connected in series in a particular string. So the current throughout the string will be same. So I have considered the maximum current that will be the short circuit current of a particular module, but that is given at the rated and standard conditions. So I have considered 1.25 as the over irradiance factor, because the radiance at your site will be more than the standard radiation. So that is why we have considered this factor as 25%. So we get is at 11.36 amps. Then according to NEC, you also need to make sure the cable carries this particular current continuously for long hours. So there is a factor for continuous current. So what you have to do simply, you have to multiply that by 1.25. So you can also skip this step and directly multiply this ISC by 1.5. So this was our first step. Now second, what we need to do, we need to calculate the temperature correction factor. So like I said earlier, first we need to include temperature factor depending upon our atmospheric conditions at the site. Okay, so we'll consider for this example that our atmospheric condition is 40 degrees Celsius. Okay, so this will be one factor. Then next is, like I said before, that we are considering that the cable will be laid into the conduit, and that conduit will be directly laid on top of the roof. So there will be no clearance between the conduit and the roof. So we'll refer this chart. Okay, see, if you see that if you place the conduit directly on top of the roof, then the temperature rise will be 30 degrees Celsius. So simply what you need to do now, you need to add this 30 degrees Celsius to the 40 degrees Celsius of the atmospheric temperature. Then it goes to 73 degrees Celsius. So you can see here that the temperature factor becomes 0.5. Okay. One more thing I would like to tell you, that if you want to decrease this temperature, you need to increase the height of the conduit from the roof. So that are the details which are mentioned here. You can refer to this chart. Okay. So that was one thing. And the other factor, like I said earlier, it's the grouping factor. So I'm assuming that there will be 6 cables in one conduit. So I need to consider for the grouping factor. So you can refer this chart, okay, for your standard calculations. Not more than 40 cables are used or placed in a conduit. So this chart is very much sufficient for you guys. So here, as per our example, I'll consider 0.8. And guys, I would also like to tell you that if you're considering for a ground mounted application and you are laying the conduit like underground, still you have to consider this factor as 0.4. Okay, this is one thing. And the other thing, suppose you are laying the conduit below the panel, but as you know, in ground mounted the structure is the structure has height. Okay, so there is enough space for air ventilation and cooling. Okay, so at that particular point, you do not need to consider this factor at 0.5, 0.4. You can consider it as 0.2. So now what I am doing here, the next step is basically I divide my current by all the factors which I have considered. So first is the temperature factor, and next is the grouping factor. So that gives me a current of 35.5 ampere. So basically what it means that you need to have a cable which at least carries 35.5 ampere. What does that mean? That because of the external factors, the current carrying capacity of that cable will reduce such that it can carry your system current. Okay. So next step is what you need to do. You need to refer to the cable datasheet provided by the manufacturer, and you need to check. See, for an example, I have considered this image. So my current was 35.5 example. Okay. So as you can see here, which are more than 35.5 amps. First is 2.5 amps square mm, then 4 square mm, and then 6 square mm. But I'll like to tell you one thing, that the standard panels which are of 2 meter by 1 meter, okay, dimension. Okay, these panels use a standard cable of 4 square mm, okay, at the output. So, and the MC4s are also designed, the connectors are also designed to connect for 4 square mm as well as 6 square mm. So mostly we use 4 square mm for our purpose. But if the voltage drop in 4 square mm is more, then we go for 6 square mm. So that is why first we will consider 4 square mm. Okay, because this is what we are going to use at the maximum. As you can see here, the resistance of the cable has been mentioned, but it is at 20 degrees Celsius. But as we discussed that our operating temperature is going around 73 degrees Celsius. So I have calculated here the resistance at 70 degrees Celsius. So I use this value. Actually this resistance mentioned here is in ohm per kilometer. So you need to calculate this value in ohm per meter. So simply divide it by 1000. Okay, so we'll get this value. And then alpha is the coefficient of resistance. So depending upon which copper and which type of copper you are using, as you can see here on the cable datasheet, they have used tinned copper. Okay, so I will use the value
or the coefficient of resistance for alpha, that for tin copper. So I have taken this value. You can find this on the internet. Then I want to calculate the resistance at a temperature 70 degree. Okay, so instead of 73 degree, I have considered here 70. Okay, so you can also consider 73, not a problem. Then I have minus the standard or the reference temperature which is mentioned, that is 20 degrees Celsius. So my resistance at 70 degree will be this. So now what I need to do before confirming the cable for my application, I need to calculate the voltage drop. For every application, okay, there is a permissible limit for voltage drop. In most of the cases, for DC, they consider this voltage drop to be less than 2%. So if the voltage drop is going above 2%, you should not use that cable. You should use a bigger cable. So the formula for voltage drop is 2ILR. I stands for the current which is going to flow through the cable. L is the length of the cable and R is the resistance at that particular. ये मांग नहीं है दी The size of, I would like to tell you that what are the steps follow. So first we need to calculate. हाँ, तो जो अभी वीडियो में कवर किया है कि जो हमारी स्ट्रिंग से जो हमारी कितना करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारी एक स्ट्रिंग है, इस हर एक स्ट्रिंग से हमारी दो केबल आउटपुट में आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग 9 है, तो इसमें हमारी डीसी केबल कितनी आएगी टोटल? 18 18 हमारी डीसी केबल आउटपुट में निकलेगी अगर हमारी 9 स्ट्रिंग है, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग से हमारी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो केबल आउटपुट में निकलेगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारी 9 है, जो कि हमारा इन्वर्टर नंबर एक में हमारा जाएगा आउटपुट, इसका स्ट्रिंग का आउटपुट इन्वर्टर नंबर एक में जाके इंजेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग केबल्स निकलेंगी 18 निकलेंगी। तो जो हमारे एक स्ट्रिंग से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हमारे हर एक स्ट्रिंग से हमारा जो एक मॉड्यूल का हमारा अगर 10 एम्पेयर करंट है, तो अगर हम 16 मॉड्यूल आपस में सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, तो हमारा स्ट्रिंग से जो आउटपुट करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10 एम्पियर 10 एम्पेयर निकलेगा। और वोल्टेज कितनी हो जाएगी? अगर एक एक हमारा मॉड्यूल का 50 450 वीओसी है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 450 वोल्ट्स नियर अराउंड ये 50 मल्टीप्लाई बाय 16 मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 800 जो वोल्ट्स 800 वोल्ट हमारा आउटपुट में निकलेगा। और करंट जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, वो हमारा रहेगा 10 एम्पेयर ही करंट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो सीरीज में होता है वो करंट हमारा सेम रहता है, वोल्टेज हमारा मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता जाता है। तो जो यहाँ एक स्ट्रिंग से जो हमारी आउटपुट निकलेगी, वो करंट हमारा 10 एम्पेयर निकलेगा, जो वोल्टेज निकलेगा वो हमारा 800 वोल्ट निकलेगा। तो इस फॉर्मूला में यही दे रखा है इस वीडियो में जो मैंने अभी प्रेजेंट किया, कि जो हमें सबसे पहले केबल साइजिंग के लिए करना होता है, जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो हमारा करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है उस साइड का, जो वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। जैसे आज का हमारा जो टेम्परेचर है 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, वो वहाँ का टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो वहाँ का हमारा टेम्परेचर पता होना चाहिए कि वहाँ का हमारा एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम कितना है, 40 है, 50 है, 60 है, कितना मैक्सिमम उस साइड का जाता है। तो हमें जैसे कि मैं लेके चलता हूँ, मेरा जो एम्बियंट टेम्परेचर है अभी मेरे साइट का, वो मेरा 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी 40 डिग्री एम्बियंट हो जाएगा। और इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि ग्रुपिंग फैक्टर कितना है, कि हमारे जो नंबर ऑफ केबल्स है, डीसी केबल्स है, वो हमारी एक साथ कितनी केबल्स एक केबल ट्रे में कितनी जाएगी। क्योंकि जो भी हमारी केबल ट्रे है, इसको तो या तो हम कंड्यूट में लेके जाएंगे, कंड्यूट यानी एक पीवीसी पाइप आती है, पीवीसी पाइप के अंदर से हमारा एक केबल ट्रे जाती है, या तो फिर इसके लिए केबल ट्रे बना लेना होता है। अगर कंड्यूट में जा रही है, केबल ट्रे में जा रही है, तो हमारा उसमें ग्रुपिंग फैक्टर कितना है कि हमारी एक साथ कितनी केबल जाएंगी एक साथ एक केबल ट्रे में या एक कंड्यूट में। तो ये जो मेरे नंबर ऑफ केबल्स है, 9 इस साइड से 9 इस साइड से, यानी 18 टोटल हमारी केबल्स है। तो 9 हमारी इस साइड से आएगी एक कंड्यूट में, 9 हमारी इस साइड से आएगी। तो हमारे को जो केबल का ग्रुपिंग फैक्टर लेना है वो 9 केबल्स के लिए लेना है, क्योंकि 9 केबल्स हमारी अ, एक साथ एक केबल ट्रे में हमारी आएंगी। हाँ, तो इसमें हमारा पहला क्लियर हो गया कि हमें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी हमारा जो डीरेटिंग फैक्टर होता है, कि हमारा जो मॉड्यूल है, अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री जाएगा तो कितना करंट उसमें डिग्रेड हो जाएगा, कितना हमारा लॉस में चला जाएगा। तो डीरेटिंग फैक्टर हमें पहले कैलकुलेट करना होता है। डीरेटिंग फैक्टर डीरेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए होते हैं? एक तो हमारा कितने नंबर ऑफ केबल्स हमारे एक साथ जाएंगे,
और उसको वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो ये सब चीज़ें हमारे को ज़रूरत होती है, 2 फैक्टर जो हमारे को ज़रूरत होते हैं किसी भी केबल का डायरेक्टिंग फैक्टर पता करने के लिए the डीसी केबल maximum current कैलकुलेशन of में। our particular system. So we'll come to know that what will be the maximum current which will be flowing through our cable. Next is you need to calculate the cable correction factor. What happens? The cable manufacturer mentions the size of the cable as well as the current carrying capacity of the cable at a particular temperature on the cable datasheet. But there are factors which like beside the cable you can find which is rated for 60 degree, 75 temperature. जैसे कि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वहाँ का मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गया 21 से अगर 25 के बीच में है तो जो हमारा डेरिवेटिव फैक्टर होगा 1.04 होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे हम लेके चलते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन होती है 90 डिग्री पे हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमारा केबल का रेजिस्टेंस है वो 90 डिग्री पे कितना हमारा डेरिवेटिव फैक्टर करेगा। तो 60-75 हम कैलकुलेट नहीं करते, हमेशा जो फैक्टर लेना होता है हमें 90 डिग्री पे लेना होता है। 90 डिग्री पे हमें उस पर जो भी वैल्यू दे रखी होती है वो हम देखना होता है। तो जैसे हमारा टेम्परेचर अगर 21 से 25 के बीच में है डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा जो डेरिवेटिव फैक्टर रहेगा केबल का 1.04 रहेगा टेम्परेचर वाले केस में। हमें बेसिकली 2 फैक्टर लेना होते हैं, 2 केस लेना होता है। एक तो टेम्परेचर वाला कि हमारा टेम्परेचर कितना है साइड का, और दूसरा हमारा ग्रुपिंग कि हमारा कितने नंबर ऑफ केबल एक साथ हमारी जाएंगे केबल ट्रे में। ये 2 फैक्टर लेने होते हैं हमारे को जब हम डीसी केबल वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 फैक्टर्स हमें पता चल गए कि एक हमारा टेम्परेचर का होता है, टेम्परेचर कितना है, और दूसरा हमारा नंबर ऑफ ग्रुप हमारे के नंबर ऑफ रन्स कितने जा रहे हैं एक केबल ट्रे में, हमारी कितनी केबल्स जा रही है डीसी केबल्स। तो हम पहले टेम्परेचर का डेरिवेटिव फैक्टर देख लेते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 21 से 25 के बीच में है तो हमारा जो डेरिवेटिव फैक्टर होगा 1.04 रहेगा। अगर हमारा 26 से 30 के बीच में है तो हमारा रहेगा 1। वैसे ही हमारा सारा दे रखा है, हमने लिया था कि हमारा जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारा डेरिवेटिव फैक्टर रहेगा वो 36 से 40 के बीच में कितना है 0.091। 0.091 हमारे को वैल्यू लेनी है जब हम उसका केबल कैलकुलेशन करेंगे। और उसका हमारा दूसरा आता है कि हमारे नंबर ऑफ केबल्स कितनी जा रही है एक साथ कितनी These are जाएंगी। the like types of cables 120 degrees Celsius. Okay, so we'll be considering this particular column, but this okay will be same. So I have considered the maximum current. ये हमारे दूसरी जो हमारा है ग्रुपिंग फैक्टर जो हमें वैल्यू लेनी है वो ये लेनी है कि 4 से 6 केबल अगर हमारी एक साथ रन करेगी तो जो उसका डेरिवेटिव फैक्टर रहेगा 80% रहेगा, यानी 0.8। 80% यानी परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 0.8 आएगी। अगर 7 से 9 केबल हमारी एक साथ एक केबल ट्रे में जाएगी तो उसका जो डेरिवेटिव फैक्टर आएगा वो 0.70 आएगा, यानी 70%। यानी 70 को डिवाइड करेंगे 100 से हमारा 0.70 आएगा। अगर हमारी केबल ट्रे में सिंगल केबल ट्रे में 10 से 20 के डीसी केबल जा रही है तो हमारा जो 0.5 आएगा हमारा डेरिवेटिव फैक्टर आएगा जो ग्रुपिंग फैक्टर का। और अगर हमारी 21 से 30 जा रही है तो 0.45, और अगर हमारी 40 से ज़्यादा जा रही है तो हमारा जो डेरिवेटिव फैक्टर आएगा 0.35 आएगा। तो ये हमें बेसिकली जो मिलता है ये हमारे डीसी केबल के जो डाटा शीट है, हम किसी भी मैन्युफैक्चरर के डाउनलोड करेंगे तो इसमें सब हमारा डाटा गिवन रहता है कि हमारा ग्रुपिंग फैक्टर कितना है, कितना डेरिवेटिव फैक्टर है, और हमारा टेम्परेचर में अगर बढ़ेगा घटेगा कितना हमारा टेम्परेचर है तो हमारा कितना करंट लॉस में जाएगा। वो सारे हमारे डेरिवेटिव फैक्टर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का जब डीसी केबल का डाउनलोड करोगे तो उसमें सारे गिवन रहता है। That will be the short. तो अब हमें क्या करना है, एक्सेल में ओपन करता हूँ। CXC जैसे कि हमारा एक स्ट्रिंग में हमारा जो करंट जा रहा है वो 10 एक स्ट्रिंग का जो हमारा करंट है 10 एम्प्स है। हमारा जो एक स्ट्रिंग का हम लेके चलते हैं कि हमारा एक स्ट्रिंग का जो करंट है वो 10 एम्प्स है, यानी 10 एम्पेयर करंट हमारे एक स्ट्रिंग के जो आउटपुट वोल्टेज है निकल रहा है वो 10 एम्पेयर निकल रहा है। ये वन एक स्ट्रिंग 1.1 से 1.1 का पॉजिटिव 1.1 का नेगेटिव, यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकलेगा 10 एम्पियर हमारा करंट निकल रहा है। तो हम इसमें कौन कौन से फैक्टर लेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले लेते हैं सेफ मार्जिन लेके चलते हैं 0.25%। 0.25% क्यों लेके चलते हैं कि हमारा जो अगर करंट किसी वजह से घट या बढ़ सकता है तो हमारा
हम उसमें जो 1.25 का उसमें मल्टीप्लाई करके चलते हैं। सेफ मार्जिन, सेफ मार्जिन 0.25, तो हमारा जो टोटल नेट करंट जो जाएगा एक स्ट्रिंग से हमारा कितना जाएगा नेट करंट फ्लो, वन स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25। हमारा जो एक स्ट्रिंग से जो हमारा करंट जाएगा वो 12.5 करंट हमारा जाएगा, क्योंकि 10 एम्पेयर हमारा स्ट्रिंग की जो आउटपुट करंट है वो है, और हम उसमें सेफ मार्जिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेट करंट जाएगा 12 एम्पेयर जाएगा। अब हम इसमें डिरेटिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे। डिरेटिंग फैक्टर कहने का मतलब है डिरेटिंग कि जो हमारे दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हमारे डीसी, जो दो फैक्टर हमारे अफेक्ट कर रहे हैं केबल के करंट को फ्लो करने में। तो एक तो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर उस साइड का कितना है, टेम्परेचर एट साइड, ये हमारा साइड का जो टेम्परेचर है वो कितना है। और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है ग्रुपिंग फैक्टर, GROUPING, ग्रुपिंग फैक्टर, कि हमारे कितने नंबर ऑफ केबल्स एक साथ हमारी एक केबल ट्रे में जाएंगी। तो ये हमारे दो फैक्टर होते हैं किसी भी डीसी केबल कैलकुलेशन को करने के लिए। दो फैक्टर हमारा इफेक्ट करते हैं हमारे स्ट्रिंग केबल साइज को। तो पहला हमारा जो साइड का अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम डिजाइन कर रहे हैं किसी टीन शेड के लिए, टीन शेड पे अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो आप देखोगे कि जो हमारा टीन शेड होता है वो गर्म हो जाता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ऑब्वियसली हमारा जो 10 to 20 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ जाता है। अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 20 है और अगर हम टीन शेड पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें हमारे को गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारा टीन होता है वो हीट है वो एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट करता है, यानी वहाँ से जो हमारी सनलाइट टीन शेड पे पड़ रही है वहाँ से हमारी जो हीट सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो हम हमेशा जब भी टी शर्ट पर डिजाइन करो तो हमेशा 20 या 30 20 या 30 डिग्री हमेशा ऐड कर लेना कैलकुलेशन में, ताकि जो हमारा करंट है वो हमारा डीसी लॉस है वो ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ टेम्परेचर 40 लेके चलते हैं, अगर हम 30 डिग्री और बढ़ा के चलते हैं तो जो यहाँ का टेम्परेचर होगा 70 डिग्री हो जाता है। ये हमेशा सेफ मार्जिन में लेके चलते हैं, क्योंकि जो टीन शेड पे होता है हीट एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड होती है तो हमारा टीन शेड गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हीट है टीन शेड की वजह से भी हमारा जो मॉड्यूल का जो स्ट्रिंग डीसी केबल है उस पर इफेक्ट आता है। तो हम सेफ में लेके चलते हैं तो 20 या 30 डिग्री हम उसमें जोड़ के लेके चलते हैं, ताकि जो हमारा डीसी वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम हो, किसी भी रीजन से हमारा जो डीसी वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा ना हो। तो अगर यहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे मैं टीन शेड के लिए डिजाइन कर आरसीसी के लिए हम डिजाइन करते हैं तो आरसीसी में हमारे को कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आरसीसी में हमारा कंड्यूट होता है। तो हमें कंड्यूट देखना होता है कि हम बिल्कुल चिपका के जो छत के उसके थ्रू लेके जा रहे हैं या उसके बीच में कुछ स्टैंड लगा के फिर उसके थ्रू केबल ट्रे लेके जा रहे हैं। तो आरसीसी से और जो हमारा कंड्यूट है, जो हमारा केबल ट्रे है, उसका बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें चेक करना होता है। अगर हमारा क्या कहते हैं ये वीडियो में दे रखा है, ये अगर हमारा क्या कहते हैं ऑन रूफ, यानी अगर हमारा 0 से 13 डिग्री के बीच में है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री रहेगा। अगर क्योंकि जो हमारी हीट छत है वो भी गर्म हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो हमारा केबल ट्रे जा रहा है अगर बिल्कुल चिपक के जा रहा होगा तो हमारा केबल ट्रे भी जो हमारा कंड्यूटर है वो भी हीट हो जाएगा। तो वो भी हीट होने की वजह से जो हमारा डीसी स्ट्रिंग से। हाँ दर्शन भाई क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं, गलती से हो गया। हाँ, जो आपका अगर बिल्कुल आप छत के ऊपर से केबल ट्रे लेके जा रहे हैं या फिर बिल्कुल उसके बीच पे और केबल ट्रे के बीच में, छत और केबल ट्रे के बीच में अगर गैप नहीं है, अगर हमारी छत गर्म होती है तो जो हमारा कंड्यूट है, जो हमारा केबल ट्रे है वो भी गर्म हो जाता है उसके अगर टच में रहेगा। तो उसके बीच में अगर बिल्कुल गैप नहीं है, यानी
0 से 13 mm बिल्कुल गैप नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमारा कंड्यूट है वो भी गर्म हो जाएगा। अगर हीट हमारा जनरेट होता है उस कंड्यूट में, तो उसकी वजह से हमारा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है केबल की वो डिक्रीज हो जाती है। हीट जनरेट होने की वजह से जो हमारा डीसी केबल लॉस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो हीट है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, करंट फ्लो होने नहीं देगा, क्योंकि हीट अगर हमारा ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो हमारा जो करंट फ्लो है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है हीट, तो उसकी वजह से जो हमारा डीसी केबल में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो एक तरह से उस पर कुछ परसेंट उसका लॉस हो जाएगा। उसके लिए अगर ये लॉस हम नहीं चाहते, ये लॉस, तो उसके बीच में हमारे को जो गैप देना होता है वो कम से कम आधा मीटर का लेके चलते हैं, कि अगर हम छत के ऊपर से हमारा कम से कम 200-300 हमारा छत से और केबल ट्रे के बीच में गैप हो, तो उसकी वजह से जो हमारा फैक्टर होता है वो इफेक्ट करता है। तो अगर हमारा बिल्कुल चिपक गया है तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा 33 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर हमारा एम्बियंट टेम्परेचर, अगर वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एम्बियंट और एटमॉस्फेरिक दोनों सेम टेम्परेचर होता है, कि जो हमारा बाहर का भी इस टाइम का टेम्परेचर है वो एम्बियंट टेम्परेचर है। अगर 25 डिग्री 50 डिग्री जो इस टाइम का टेम्परेचर चल रहा है शाम के टाइम में, जो भी है वो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर होता है। लेकिन जो हीट दिन के टाइम में हीट एब्जॉर्ब होती है छत, उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर 0 से 13 mm का गैप है, यानी बिल्कुल गैप नहीं है, कंड्यूट हमारे छत के ऊपर ही लगाते हुए जा रहे हैं, छत के साथ सहारे लेके जा रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो उसके बीच में जो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो 33 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। अगर छत और कंड्यूट के बीच में, यानी छत और केबल ट्रे के बीच में लगभग 200 mm का गैप है, तो जो उससे उसके उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा कंड्यूट का 22 डिग्री बढ़ेगा। तो ये हमारा सारा एक केबल के डाटा सेट में हमारे को गिवन होता है। एक केबल का, कोई भी डीसी केबल का डाटा सेट डाउनलोड करना, तो उसमें ये सारे फैक्टर गिवन होते हैं। तो हमें केबल, कोई भी डीसी केबल चाहे एसी केबल कैलकुलेशन करना होता है, तो हमें उसकी पहले डाटा शीट डाउनलोड करनी होती है। उसके डाटा शीट में हमें क्या क्या गिवन है, कौन कौन सा डिरेटिंग फैक्टर गिवन है, और क्या क्या हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है, वो सब हमारा उसमें डाटा शीट में गिवन होता है, सारी इन्फॉर्मेशन। ये हमारा जो छत आरसीसी रूफ है उसकी वजह से होता है। अगर वही सेम हम कंडीशन टीन शेड की लेके चले, टीन शेड पर डिजाइन कर रहे हैं, तो हम टीन शेड पर अगर डिजाइन करेंगे तो टीन शेड पे जो हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है वो रिफ्लेक्टेड करेगी शाम के टाइम में, रिफ्लेक्ट करेगी, जो हीट है वो बाहर निकलेगी, तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वो हमारा टीन शेड का टेम्परेचर 30 डिग्री हमारा बढ़ जाता है। अगर हमारा एम्बियंट का टेम्परेचर 40 है और हमारा टीन शेड के लिए हम डीसी केबल कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो 40 + 30 कर देंगे, यानी 70 डिग्री के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। सेम ऐसे ही हमारा आरसीसी में है, कि अगर हमारा आरसीसी बाहर का टेम्परेचर, हमारा एम्बियंट टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है और हमने बिल्कुल गैप दे रखा, तो उसमें हम 33 डिग्री और ऐड कर देंगे। 20 और 33, 53 डिग्री, यानी 50 डिग्री के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। 53 डिग्री के ऊपर हमारा डायरेक्टिव फैक्टर क्या है, 51 से 55 के बीच में 76 आ रहा है, यानी 0.76, ये डायरेक्टिव फैक्टर लेंगे। सेम मैंने कहा था, अगर हम टी शर्ट पर डिजाइन कर रहे हैं, तो टी शर्ट पर डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा टी शर्ट का एम्बियंट टेम्परेचर 40 है, और टीन शेड की वजह से जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे कंडेंट के ऊपर, हमारी केबल के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसका हीट का, वो हमारा 30 डिग्री बढ़ जाता है। तो 40 + 30 हम उसको ऐड करके हमारा 70 हो जाएगा वो भी। तो हमारा 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो डिलेटिंग फैक्टर है वो हमारा 0.58 है। तो ये हमारे को जो भी हमारा क्या कहते हैं एम्बियंट टेम्परेचर है उसकी वजह से हमारा कंड्यूट, जो हमारा कंड्यूट है और जो हमारा रूफ है जिसके ऊपर हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी टीन शेड का हम बात करते हैं तो हमारा जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है टीन शेड के ऊपर हो रहा है। अगर आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी पे जो हमारा टीन शेड है, वो जो हमारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारा रूफ है, हमारी छत है। अगर ग्राउंड माउंटेड की बात करें तो ग्राउंड माउंटेड की अगर हमारा जो केबल है और ग्राउंड माउंटेड के बीच में, हमारा ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसकी वजह से हम ये सारा फैक्टर लेके चलते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। अगर हमारा 300 से 900 mm के बीच का हमारा है, तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो 14 डिग्री बढ़ेगा। यानी हमारा एम्बियंट टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है, तो हम उसमें अगर 1 मीटर से नीचे हम लेके जा रहे हैं कंड्यूट को, तो हमारा उसमें 14 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर आरसीसी में कितना परसेंटेज बढ़ता है? आरसीसी का ये गिवन डाटा है सारा, कि अगर हम जो छत है, केबल है, जो हमारी केबल है किसी ना किसी थ्रू होते हुए आती है। कंड्यूट और केबल ट्रे पता है ना? यस सर। कंड्यूट यानी एक पाइप होता है जिससे हमारी केबल्स जाती है।
और केबल ट्रे हमारा कुछ साइज होता है 30 बाय 40 का, 50 बाय 40 का, 50 बाय 10 का, ये सारी हमारी केबल ट्रे होती है। जो केबल ट्रे है हमें किसी ग्राउंड के थ्रू, किसी रूफ के थ्रू, किसी रास्ते के थ्रू हमें लेके इन्वर्टर तक लेके जाना है, क्योंकि हमारी जो केबल्स है वो किसी केबल ट्रू या कंड्यूट के थ्रू ही जाएंगी हमारी इन्वर्टर तक, क्योंकि हम उसको और बिना बिना किसी क्या हेलो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे टीन शेड में तो 30% इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरसीसी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है? आरसीसी में हमारा देखना होता है कि जो हमारा आरसीसी के बीच आरसीसी जो हमारी छत है और जो हमारा केबल ट्रे है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का है कि 1 मीटर से कम है कि 1 मीटर से ज्यादा है। तो उसके ऊपर ही हमारा मेरा जो इन्फॉर्म डाटा है वो ये है आरसीसी रूफ, यानी जो हमारा छत है और उसके केबल ट्रे है, जो हम केबल ट्रे लेके जा रहे हैं उसके बीच में अगर डिस्टेंस हमारा 13 mm, 0 से 13 mm यानी बिल्कुल चिपक के जा रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो 33 डिग्री बढ़ जाएगा, जो वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर होगा। एम्बियंट टेम्परेचर में हमारे को प्लस कर देना है 33 डिग्री। अगर हमारा 133 मीटर से ज़्यादा है, और 133 मीटर यानी 150 mm से अगर हमारा ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम उसमें छत और केबल ट्रे के बीच में अगर हमारा 150 mm का डिस्टेंस है तो हम उसमें 22 डिग्री बढ़ाएंगे। अगर 300 mm तक का डिस्टेंस है तो हम उसमें 17 डिग्री बढ़ा देंगे, जो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है। अगर जो हमारा 300 से और 1 मीटर के बीच का हमारा है तो हम उसमें 14 डिग्री बढ़ा देते हैं, जो हमारा एम्बियंट टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे को जो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो ये हमारे को यहाँ पे गिवन है। लेकिन टीन शेड में हमारा फिक्स है कि 30 डिग्री कम से कम बढ़ ही जाता है। हमारा जो आरसीसी में हम लेते हैं वो हम लेके चलते हैं कि हमारे जो कंड्यूट है, जो हमारी केबल ट्रे है वो छत से कितने ऊपर लगा रहे हैं हम। छत से बिल्कुल चिपका के लेके जा रहे हैं, छत के सहारे लेके जा रहे हैं, या छत से कुछ ऊपर लगा रहे हैं, 1 मीटर पे, आधे मीटर पे, 300 mm पे, 400 mm पे, कितना ऊपर हम छत से लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी छत गर्म होती है, तो छत गर्म होगी तो हीट ट्रांसफर करेगी केबल ट्रे में। तो केबल ट्रे कितना गर्म होगा कितना नहीं गर्म होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो छत है वो केबल ट्रे के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो जो हमें केबल ट्रे आरसीसी रूफ के लिए हमें जो एम्बियंट टेम्परेचर लेना है उसमें हमें प्लस करना है इसके अकॉर्डिंग, कि हमारा अगर बिल्कुल छत के चिपक के जा रही है तो उसमें हमारा 33 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर हमारा 100 से 150 mm के बीच में है तो वहाँ पे हमारा 22 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी आरसीसी और जो हमारा केबल ट्रे है उसके बीच में हमारा डिस्टेंस 100 mm का है तो हमारा 22 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वही 1 मीटर के आसपास हो तो हमारा 14 डिग्री, सिर्फ 14 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है मनसात, क्लियर ही है यस सर। कि हमारा आरसीसी जो हमारी छत है और जो हमारी केबल ट्रे है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उस फैक्टर से हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। वहाँ से ये सारा फैक्टर हमारे केबल के डाटा शीट में गिवन होता है। तो वहाँ से हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है कि आरसीसी हम लेके जा रहे हैं तो हमें कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। मोस्टली जो होता है हमारा 100 mm के आसपास होता है, क्योंकि हम ज़्यादा ऊपर भी लेके नहीं जाते, उससे हमारे को एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा केबल के लिए। तो इसलिए मोस्टली जो लगता है वो 100 mm के बीच में लगता है। तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 22 डिग्री ही बढ़ता है। लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम उसको 1 मीटर तक करते हैं तो सिर्फ हमारा 14 डिग्री बढ़ेगा। ये सारे डाटा हमें गिवन है। तो ये हमें डिपेंड करता है कि हम उसे कितना छत से कितना ऊपर लेके केबल ट्रे या कंड्यूट लेके जा रहे हैं। और हमारा टीन शेड का बात करते हैं तो टीन शेड में हमारा फिक्स रहता है कि हमारा जो टीन है, जो हमारी टीन शेड है वो हमारी हीट एब्जॉर्ब करेगी, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो हीट ट्रांसफर होगा तो कंड्यूट से हमारा बिल्कुल चिपकते हुए जाएगा। यानी कंड्यूट को हम हवा में लेके नहीं जा सकते टीन शेड में, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा जो टीन शेड है और जो हमारा कंड्यूट है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। तो उसके लिए हमारा जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है उसमें हम हमेशा 30 डिग्री हमारा कांस्टेंट है, 30 डिग्री हम उसमें प्लस करके चलते हैं। वो हमारा कांस्टेंट है, 30 डिग्री हमें प्लस करना ही करना है टीन शेड के केस में। ठीक है सावेश। ठीक है सर। हाँ वीरू, समझ आ रहा है ना यहाँ तक समाज? यस सर। हाँ, आरसीसी और जो टीन शेड का फैक्टर है वो यही है कि हमारे को जो टेम्परेचर होता है वहाँ का जो साइड का टेम्परेचर है उसमें हम टीन शेड के केस में हम उसमें प्लस कर देते हैं 30 डिग्री। और अगर हम आरसीसी लेते हैं तो आरसीसी के केस में हमें पता करना होता है कि हमारा जो केबल ट्रे है और छत है उसके बीच में कितना डिस्टेंस हमने दे के रखा है, 100 mm है, 200 mm है, तो उसके बेस पे हम यहाँ से वो डी रेटिंग फैक्टर जितना हमारा टेम्परेचर है एम्बियंट वहाँ पे हम ये सब
उतना टेम्परेचर यहाँ पे जो हमारे इस वाले पेज में, इस वाले डाटा में गिवन है, उतना टेम्परेचर हम एम्बिएंट टेम्परेचर में ऐड कर देते हैं। उसके हिसाब से जैसे कि अब मेरा टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है, अगर मेरा बिल्कुल छत के सहारे जा रहा है, तो वहाँ पे हमारा 33 डिग्री और प्लस हो जाएगा। 20 और 33 कितना हो जाएगा? 53। तो हम जो यहाँ से वैल्यू लेंगे 90 डिग्री सेल्सियस पे, वो हम यहाँ से लेंगे 53 की वैल्यू हमारी कितनी है? 0.76 है। सेम केस में अगर मैं लेके चलता हूँ कि अब मेरा हमने राजस्थान में लगाया और वहाँ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है आरसीसी रूफ का, वो है हमारा 40 डिग्री, और मैं 100 mm के गैप पे लेके चलता हूँ, तो जो हमारा 90 डिग्री में जो हमारा फैक्टर आएगा वो कितना आएगा? 40 डिग्री वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर है और 100 mm का डिस्टेंस है हमारा। तो जो वहाँ का मैं लेके चलता हूँ टेम्परेचर 62 कितना हो आएगा? गए ना सर? 62 आएगा टोटल मिला के। 62 आएगा, तो 62 पे हमारा कितना आ रहा है? 0.65। 0.65 जैसे। 90 डिग्री पे हमें चेक करना है कि 0.90 डिग्री पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि जो हमारा ये 60 और 75 डिग्री का हमारा यूज नहीं है, जो हमारा केबल पे केबल कैलकुलेशन करते हैं वो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा 90 डिग्री पे जब हमारा टेम्परेचर रेसिस्टेंट है वो कितना इफेक्टिव रेटिंग हो जाएगा हमारा। तो हमेशा 90 डिग्री वाली 90 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू लेना। और वही हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर 5 है, और हम उसको टीन शेड पर डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारा कितना रेटिंग फैक्टर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पे? 0.96 96 जैसे वही 5 और 30 35 हो गया, 35 के बीच में हमारा कितना आ रहा है? पॉइंट नाइन 96 सिक्स ये वाला हमारा फैक्टर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है वो हमें चेक कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुपिंग फैक्टर, के हमारे एक साथ कितने नंबर ऑफ केबल्स जा रही हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? Temperature, वो हमारे the temperature केबल change when डाटा you शीट पे keep मिल the जाएगा। cable just above the roof. So because what happens, the roof केबल ट्रे तो वही होते हैं इसमें जिसमें ग्रुप ऑफ वायर हमारे जाते हैं इन्वर्टर तक। केबल ट्रे या तो बेसिकली हम जो डीसी केबल के लिए यूज करते हैं वो कंड्यूट यूज कर लेते हैं। कंड्यूट यानी इन द सेंस कि जो हमारी पीवीसी पाइप आती है, बिजली वाली हम्म। पाइप आती है, जो बिजली वाली पाइप होती है वो हमारी कंड्यूट होती है। लेकिन जो हम केबल ट्रे होती है वो हमारी एक साइज की आती है कि 50 बाय 10 की है, हाँ वो या मेटल की 40 जो बाय बन के 40 आती है उसी की तो बात कर रहे हो हाँ आप। हाँ हाँ, वो मेटल की जो आती है वो केबल ट्रे होती है। और कंड्यूट हमारा प्लास्टिक यानी फाइबर का होता है, पीवीसी का। हाँ जो मतलब घर में भी जाता है वो तो एक सिंपल हाँ कंड्यूट हो गया। वो कंड्यूट होता है। बेसिकली जो डीसी केबल मोस्टली यूज करते हैं पहले, अभी भी यूज करते हैं, वो हमारी कंडक्टिव यूज होती है, क्योंकि हम डीसी केबल के लिए हम केबल ट्रे लेके नहीं आते। लेकिन बाय द वे किसी किसी साइट में हमें यूज भी करना पड़ता है। तो मैंने कंड्यूट, जो भी कंड्यूट और डीसी के केबल ट्रे, ये दोनों हमें डिफरेंस पता चल गया। जो हमारा कंड्यूट होता है वो गोल पाइप होता है, और जो केबल ट्रे होती है हमारी मेटल की होती है। तो उसकी वजह से हमारा जो कितना जो हमारी केबल्स है उस पर कितना इफेक्ट आएगा, हीट ट्रांसफर होगा, तो वो सारे फैक्टर हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमारे कवर हो जाते हैं। टेम्परेचर डी रेटिंग में अगर जो अगला स्टेप आता है वो हमारा आता है कि कितने नंबर ऑफ केबल्स हमारी एक साथ जा रही है। अगर हमारे 100 केबल एक साथ जा रही है, तो हर केबल, जब हमारा करंट फ्लो होता है तो ये पता होगा, जब करंट हमारा केबल किसी पाथ से फ्लो होता है तो उस आसपास हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फ्लक्स किसे जिसे कहते हैं फ्लक्स, ये शायद पढ़ा भी होगा हमने। जब किसी भी केबल से हमारा करंट पास होता है तो हमारा आसपास एक एडी करंट यानी फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसी को याद ही है? यस यस सर होता वो है तो होता है। हाँ दर्शन भाई, ये पढ़िए, ये बताओ। यस सर, मैग्नेटिक जब फील्ड। जब भी किसी सर्किट से, कभी भी किसी केबल से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो हमारा हीट है, आसपास का जो केबल का एरिया है वो हीट अप होने लगता है। तो अगर हम सारी केबल्स को आपस में एक साथ चिपका कर रखेंगे तो हीट जनरेट होगी, यानी उसमें ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। तो ये ग्रुपिंग फैक्टर कहाँ से लिया गया है? इसी से लिया गया है कि हमारी जो केबल ट्रे है, अगर हम उसमें एक केबल ट्रे जाएगी तो हीट कम जनरेट, एक नंबर ऑफ रन हमारे केबल्स के अगर एक जाएंगी तो हमारा हीट कम जनरेट होगा। दो जाएंगी, दो अगर केबल्स जाएंगी तो कितना जनरेट हीट होता है, तीन जाएंगी तो कितना होता है, चार जाएंगी तो कितना होता है, 10 जाएंगी तो कितना होता है, 50 जाएंगी तो कितना होता है। क्योंकि जब भी हमारा अगर एक केबल से, किसी भी केबल से करंट फ्लो हो रहा है,
तो आसपास में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होगा तो जो हमारा हीट है एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, यानी करंट को फ्लो होने नहीं देता, उसमें कुछ लॉसेस चले जाते हैं हीट जनरेट होने की वजह से। तो हीट जनरेट ना हो, हीट लॉस कम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा एक ग्रुपिंग फैक्टर होता है कि हमारे 10 केबल्स जाएंगे तो कितना हमारा जो केबल है डिरेट हो सकता है, कितने हमारे लॉसेस हो सकते हैं। तो वो जो सारे नंबर ऑफ केबल डाटा शीट में हमारी गिवन होती है। तो चल रहा था यार। तो जैसे मैंने ये डिजाइन किया, तो मैं अब एक केबल ट्रे की साइज की बात करता हूँ। तो एक केबल में मेरी एक केबल ट्रे में हमारी 9 केबल्स जाएंगी। तो मैं 9 केबल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेक करूंगा। 9 केबल्स हमारी अगर एक साथ जाएंगी तो हमारा टेम्परेचर इफेक्ट कितना आ रहा था। अगर मेरा टीन शेड है तो अगर मैं 40 डिग्री टेम्परेचर लेके चलता हूँ, तो अगर हमारा 30 डिग्री और ऐड कर देता हूँ टीन शेड की वजह से, तो हमारा 70 डिग्री पे हमारा कितना आ रहा है, 90.58। तो जो हमारा डी रेटिंग फैक्टर है टेम्परेचर की वजह से हमारा आ रहा है 0.58। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर होता है ग्रुपिंग फैक्टर। ग्रुपिंग फैक्टर हमें चेक करना है कि हमारे 9 केबल्स जा रही है, तो हमारे कितना डी So रेटिंग we'll हमारा consider केबल्स only हो this रहा है। 90 degree, and this, as we all know that the module. ये हमारा ग्रुपिंग फैक्टर है कि हमारी 4 से 6 केबल अगर एक कंड्यूट, यानी 4 से 6 केबल हमारी एक कंड्यूट में या एक केबल ट्रे में जाएंगी, तो हमारा 80% हमारा हीट जनरेट होगा, यानी 80% हमारा डी रेटिंग हो जाएगा मॉड्यूल। मॉड्यूल में डी रेटिंग हो जाएगी हमारी केबल्स। करंट जो हमारे लॉस होगा 80% होगा। तो 80% इन द सेंस मतलब 80 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा परसेंटेज में है। परसेंटेज ऑफ वैल्यू, ये हमारी परसेंटेज में अगर ऐसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8, यानी 0.8 पर हमारा डिरेटेड हो जाएगा। अगर 7 से 9 के केबल की जा रही है, 7 से 9 रन जा रहे हैं हमारे डीसी केबल के, अगर एक कंड्यूट या एक केबल ट्रे में, तो हमारा कितना फैक्टर जाएगा, 0.70। अगर 10 से 20 जाएंगी तो हमारा 50 है, यानी 0.050। अगर 31 से 40 जा रही है तो 0.40। अगर 40 से ज़्यादा केबल्स अगर हम लेके जा रहे हैं एक कंड्यूट में, एक केबल ट्रे में, तो हमारा जो डी रेटिंग फैक्टर है 0.35 रहेगा। तो यहाँ से हम मैं 9 केबल्स लेके जा रहा हूँ, तो 9 केबल्स की जो वैल्यू है वो है 0.70। तो हम यहाँ से 0.70 को ऐड कर लेंगे। 0.70, ये हमारे दो डी रेटिंग फैक्टर हो गए। डी रेटिंग फैक्टर होने का मतलब है फिर हमें हमें चेक करना है कि हमारे को कितना ऐसी कौन सी केबल है जो 4 स्क्वायर एम की या 6 स्क्वायर एम की, जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी डी रेटिंग होने के बाद हमारी ज़्यादा हो। तो हम इसे डी रेटिंग कैसे निकालेंगे, डी रेटिंग करंट कैपेसिटी। डी रेटिंग करंट फैक्टर कितना आ गया हमारा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 0.58 मल्टीप्लाई 0.7। ये हमारा डी रेटिंग करंट आ गया, यानी जो हमारा डी रेटिंग करंट फैक्टर होगा 12.5 में हमारा 5 5 एम्पियर, जो 12.5 हमारा जो करंट है, उसमें से 5 इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर और ग्रुपिंग फैक्टर की वजह से हमारा 5 एम्पियर करंट हमारा लॉस में चला जाएगा। तो हमें ऐसा केबल सेलेक्ट करना है जो हमारा 17 डी रेटिंग, यानी 12 और 5 17 एम्पियर के करंट हमारी फ्लो कर ले। तो हमारा जो बेसिकली हम जो यूज करते हैं डीसी केबल में, हम 4 स्क्वायर एम का केबल यूज करते हैं। तो 4 स्क्वायर एम का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है डीसी केबल का, वो अप्रोक्स 55 एम्पियर्स होता है। तो हम इसमें देख लेंगे कि हमारे को कितना एम्पियर्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी चाहिए। तो हमारे को इसमें फाइंड आउट करेंगे करंट
ये हमारे यहाँ तक गिवन है कि हमारा 12.5 एम्पियर का जो हमारा करंट फ्लो होगा वो डीरेटिंग होने की वजह से, यानी टेम्परेचर की वजह से और ग्रुपिंग फैक्टर की वजह से हमारा जो लॉस होगा वो 5 एम्पियर हमारा करंट लॉस हो जाएगा। तो हमें मैक्सिमम साइज निकालना है कि हमारा जो हमारा जो केबल्स है वो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी का करंट हमें फ्लो करना चाहिए, उस केबल से हमारा जो करंट है कितना फ्लो होगा डीरेटिंग होने के बाद। तो जो हमारा करंट फ्लो होगा एक केबल से, वो हमारा होगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। हमारा जो उस केबल से करंट फ्लो होगा 15 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो होगा, यानी 15.08। हमने क्या किया, हमने इसका जो हमारा नेट करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारे स्ट्रिंग की जो हमारी आउटपुट करंट आ रही है, उसमें हमने डिरेटिंग फैक्टर को डिवाइड कर दिया, जो हमारा डिरेटिंग फैक्टर आ रहा है। तो हमारा जो उस केबल्स का जो स्ट्रिंग हमारे हमने बनाई है, ये हमने स्ट्रिंग बनाई है एक स्ट्रिंग से हमारा कितना फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर हमारा डिरेटिंग नहीं होता। तो हमारा जो केबल साइज है 4 स्क्वायर एम का, मैंने बताया था 4 स्क्वायर एम का जो केबल are का connected in series in कैरिंग a particular कैपेसिटी string. है वो So the हमारी current होती है throughout the string will be same. 55 Temperature correction 50 या factor. 55 एम्पियर So that हमारा वो will फोर refer स्क्वायर एम का this केबल 73 रन degrees करके लेके Celsius. जा सकता है। This is one thing, and the other need to consider. ये हमारे डाटा शीट में गिवन है, ये Okay, रहा। done. जो हमारा 4 स्क्वायर एम का केबल है, वो हमारा जो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी 55 स्क्वायर एम की है। ये हम इसे 2.5 हमारा जो 2.5 का जो स्क्वायर एम का केबल है, हम 41 उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, यानी वो कितना एम्पेयर तक करंट लेके जा सकता है 41। और जो हमारा 4 स्क्वायर एम का केबल है वो हमारा 55 लेके जाता है। और जो हमारा 1.5 स्क्वायर एम का केबल है वो हमारा 30 है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है हमारी 15 एम्पियर। तो हमारे लिए जो सुटेबल है वो हम 1.5 का भी यूज़ कर सकते हैं, 2.5 का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं डीसी केबल के लिए, हम यूज़ करते हैं 4 स्क्वायर एम का। ज़्यादातर जो भी साइट है हमारे को 4 या 6 स्क्वायर एम के केबल हम यूज़ करते हैं। 1.5 और 2.5 हम रिकमेंडेड नहीं करते किसी भी साइट के लिए, क्योंकि जो भी हमें स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं कि जो हमारा 4 स्क्वायर एम का केबल है वही हम डीसी केबल के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से कम रहता है। अगर 2% से ज़्यादा रहेगा, यानी 2% के कहने का इन सेंस है कि अगर हमारा डीसी लॉस ही ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो एसी है वो हमें आउटपुट पे उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डीसी लॉस ही हमारा ज़्यादा हो गया। तो हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा डीसी साइड में है कम से कम लॉस हो, तो कि ताकि हमारा जो एसी आउटपुट है, इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हमारा मैक्सिमम हमारा मतलब ज़्यादा लॉस हमारा एसी ना हो। अगर डीसी हमारा ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो जो हमें इनकमिंग पावर है वही नहीं मिलेगी, तो हमें आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो हम ट्राई करके चलते हैं कि जो हमारा डीसी के लॉस है वो हमारा 2% हो, 2% से हमारा ज़्यादा ना हो। तो 2% अगर ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा केबल की लेंथ कितनी है, क्या क्या हमारे फैक्टर हैं। तो हम उसमें अब चेक करते हैं हमारा जो 15 एम्पियर है, अगर हम इसमें 4 स्क्वायर एम की केबल लेके चलते हैं, 4 स्क्वायर एम की केबल है जो हमारी, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है हमारी 55 एम्पियर। 55 एम्पियर हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी है। ये एक बार करंट फ्लो पे करना, क्लिक करंट फ्लो पे मल्टीप्लाई दिखाना क्या क्या किया था इसमें, एक बार नहीं इस पे क्लिक कर दो, मेंशन कर दो बस। इसमें हमने किया है जो हमारा स्ट्रिंग का जो आउटपुट करंट आ रहा है, एक 12.5 स्ट्रिंग का, उसको हमने डिवाइड कर दिया है जो हमारा डिरेटिंग फैक्टर है। एक तो टेम्परेचर है, 0.58, ठीक है ठीक है। वो जो हमारा टेम्परेचर है और उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा क्या कहते हैं करंट फ्लो हो सकता है उसकी वजह से एक स्ट्रिंग में, तो हमारा 15 एम्पियर फ्लो हो सकता है। 15 एम्पियर से ज़्यादा हमारा करंट किसी भी हालत में हमारा फ्लो नहीं होगा, किसी भी रीजन, किसी भी कंडीशन में। तो जो हम 4 स्क्वायर एम के केबल लेके चल रहे हैं
तो उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है 15 एम्पियर, यानी वो 55 एम्पियर है। वो जो करंट लेके जा सकता है 4 स्क्वायर एम का 55 एम्पियर लेके जा सकता है। तो मैक्सिमम जो हम स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, जो कोई भी साइट हो, चाहे 10 किलोवाट की हो, चाहे 50 मेगावाट की हो, चाहे ग्राउंड माउंटेड हो, चाहे कमर्शियल हो, हम उसमें चेक करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है अगर 2% से कम है तो हम 4 स्क्वायर एम के केबल यूज करते हैं। अगर 2% से ज़्यादा है तो 4 स्क्वायर एम के हम ना यूज करके हम कितने 6 स्क्वायर एम की यूज करेंगे। तो हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे वो अभी सीखेंगे हम। अगर हमारा 2% से कम है वोल्टेज ड्रॉप तो हम क्या यूज करेंगे, 4 स्क्वायर एम की केबल हम यूज करेंगे। 2% से अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है लॉस। तो हम यूज करेंगे 6 स्क्वायर एम की केबल। अगर 2% से कम है तो हम यूज करेंगे 4 स्क्वायर एम की केबल। अगर हमारा डीसी लॉस डीसी डीसी में साइड में हमारा ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हमारे को एसी आउटपुट मिलेगा नहीं जितना हमने डिजाइन किया है। तो हम डीसी लॉस हम कम से कम करना चाहते हैं कि हमारा जो डीसी लॉस हो हम कम से कम हमारा हो। हम 2% लेके चलते हैं, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2% से अगर हमारा जो अ, एक केवल एक स्ट्रिंग का अगर हमारा 2% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर हमारा 800 किसी स्ट्रिंग से हमारा 800 वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है तो उसका 2% यानी ड्रॉप हो गया, यानी 800 का 2% कितना होता है 16, यानी 16 वोल्टेज हमारा, यानी लगभग लगभग 780 हमारा, यानी 20 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो गया, 780 वोल्ट आ रहा है एक स्ट्रिंग से। तो हमारे अगर 10 स्ट्रिंग हुई तो कितना वोल्ट जाएगा हमारा, 200 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डीसी वोल्टेज ड्रॉप हो हमारा कम से कम हो, ओवरऑल 2% से ज़्यादा ना हो। अगर हमारा 200 वोल्ट, हमारा अगर 10 स्ट्रिंग है, अगर एक स्ट्रिंग से हमारा 20 वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है तो 10 स्ट्रिंग से हमारा 200 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अगर हमारा 200 वोल्टेज डीसी साइड में ड्रॉप हो गया तो बाकी के जो आगे के लॉस होते हैं एसी लॉस, उसमें और कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो हमारा एसी है, हमारा उतना एसी नहीं आ पाएगा जितना हमने डिजाइन किया है। तो इसलिए हम जब भी डिजाइन करेंगे तो डीसी साइड में हमारा 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 2% हम लेके चलते हैं कि जो भी हमारा लॉस हो 2% से कम ही हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है, अगला वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला है, हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला, 2 × एल हम आई आर। 2 क्या है हमारा, हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमारी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों केबल्स आती है। तो उसके लिए हम अगर एक केबल्स हमारी 10 मीटर की है, जैसे कि मैंने एक क्या आ गया ऑटो कैड, ये यहाँ से हमारी पॉजिटिव केबल आ रही है, ये हमारी नेगेटिव केबल हमारी दूसरी ये रही, 1.1 की नेगेटिव, 1.1 की हमारी पॉजिटिव। इसकी लेंथ हमारी कितनी है, LIST। इसकी जो लेंथ है वो हमारे को दे रखा है 91.347, यानी लगभग 91 मीटर के आसपास हमारी पॉजिटिव केबल की लेंथ है। और जो हमारी नेगेटिव केबल की लेंथ है वो कितनी है, LIST, वो है हमारी 68, यानी 69 मीटर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 91 और 68। अगर हम टोटल दोनों को ऐड करके ये क्या एक्सल होता है, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं आपस में, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है, 2 × I × R × L, कहाँ गया ये फॉर्मूला, 2 ILR
इसमें टू क्या है कि जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स जा रही हैं एक साथ, अगर हम उसको अलग अलग लेके चलते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, 91 और 68 हमने दो केबल्स है, 91 और 68 हमारी, 68 जो हमारी थी और नेगेटिव केबल्स की लेंथ थी, और 91 हमारी पॉजिटिव की है। अगर हम इसको दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं तो हमारा जो होगा, यहाँ पर किसी भी हम एक केबल की लेंथ डाल देंगे। जैसे कि मैं इस फॉर्मूला पुट अप करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 91 मल्टीप्लाई बाय उस केबल का रेजिस्टेंस कितना है वो हम चेक करेंगे अभी। और लेंथ है हमारा, लेंथ है आर, और लेंथ है हमारा लगभग कितना आ गया हमारा, 15.08, 15.08। ये मैंने कहाँ कहाँ से वैल्यू ली है, क्लियर है सबको? टू हमारा ये फॉर्मूला है, ये बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज ड्रॉप का। टू हमारा, ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव केबल्स है उसकी वजह से हमने टू किया है। टू मल्टीप्लाई बाय आई, आई हमारा जो करंट है कि कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा, कितना मैक्सिमम करंट हमारा वहां से फ्लो होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा या 15.08 एम्पियर्स हमारा फ्लो होगा। आर की वैल्यू अभी हम निकालना सीखेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। 70 डिग्री 70 डिग्री पे जो हमारा टेम्परेचर गया है। और लेंथ हमारा जो टोटल लेंथ कितना है, जो केबल है वो कितने मीटर लंबी है। क्योंकि अगर हमारी लेंथ बढ़ जाएगी तो हमारा केबल्स में जब हमारा लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि केबल में, केबल जब हमारा होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होती केबल्स में। तो अगर हमारा केबल लेंथ बढ़ता है तो उसमें हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस जितने केबल हमारी छोटे होगी उतना हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, करंट इजिली फ्लो करेगा। लेकिन जैसे केबल की लेंथ हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, करंट फ्लो होने में दिक्कत होने लगती है। करंट में कुछ लॉस, जो हमारा वोल्टेज होता है उसमें कुछ लॉस होने लगते हैं। जितनी हम ज़्यादा लेंथ रखेंगे उतनी हमारी, हमारे लिए दिक्कत है, उतना ही हमारा लॉस होता रहता है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे को जो कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, कि जहाँ तक हम डीसी लॉस हमारा कम हो। तो हम ट्राई करते हैं जब भी डिजाइन करना तो हमेशा ट्राई करना कि हमारे लिए छोटा से छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, कि हमारा जो स्ट्रिंग है और इन्वर्टर है वहां तक हमारा डीसी केबल चली जाए। तो एक रूट ही फॉलो करके बेसिकली जाना होता है कि हमें यहाँ से केबल, यहाँ से ले करके, यहाँ से अगर मैं ये केबल सारी यहाँ से ले डाउन करता, यहाँ से डाउन करके यहाँ लेके आगा तो भी मेरी लेंथ उतनी लगती। तो मैंने इसको बीच में वॉकवे के सहारे मैंने एक केबल ट्रे चलाऊंगा। जो हमारा वॉकवे मैंने डिजाइन किया था, इसी के इसी के साइड में हमारा एक केबल ट्रे भी चलेगा, जिसमें हमारे सारे डीसी केबल्स रन करेंगे। वॉकवे के साथ ही हमारा केबल ट्रे जाएगा। तो वॉकवे के साथ हमारा केबल ट्रे जाके यहाँ से हमारा डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद ये जो हमारा 40 मीटर है जो इन्वर्टर टू रूफ है, हमारा शेड का कुछ हाइट होगा वो भी हमें ऐड कर लेना है, कि शेड की जो हाइट है वो 10 मीटर है, 12 मीटर है। तो लेंथ निकालने के बाद जैसे कि मेरी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आई थी मेरी 91 मीटर, और मेरा शेड की जो हाइट है 10 मीटर है। तो 10 मीटर ऊपर से हमारा जो लेंथ है डीसी केबल का 91 है। उसके बाद 10 मीटर डाउन होगा, यानी 10 मीटर नीचे जाएगा। तो 10 मीटर की केबल और बढ़ जाएगी, यानी 91 प्लस में 10, यानी हमारा हो गया 100 मीटर के आसपास हमारा डीसी केबल का हमारा पॉजिटिव वायर लगेगा। तो ये हमारा, जब हम डीसी केबल लेंथ निकालेंगे तब हमें ये जरूरत है। तो डीसी केबल लेंथ कैसे निकालना होता है, एक टीएल कमांड होता है। ऐप लोड में मैंने जो भेजा था मैंने ग्रुप में एक भेज रखा था। और टीएल कमांड सबने अपने अपने सिस्टम में लोड कर रखा था, जो मैंने ग्रुप में भेजा था टीएल। सर ये आवाज इंस्टॉल नहीं हो रहा था सिस्टम में। क्यों नहीं हो रहा है? उसे इंस्टॉल करोगे ना तो हो जाएगा। उस पर जब डबल क्लिक करोगे तो उस पर क्या लिखा आ रहा है, टीएल कमांड का यूज अब आएगा। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट, ऐप लोड, हमें टीएल कमांड कैसे लाना है, ऐप लोड जो मैंने भेजा है, ऐप लोड कमांड दोगे तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है टोटल लेंथ, टीएल कमांड लोड कर दोगे, क्लोज करोगे। अब हम इस लाइन को क्लिक करेंगे, टी एल एंटर, तो हमें यहाँ पे जो लेंथ है ऑटोमेटिकली लेंथ दिख जाएगी 91.347। वैसे ही अब हमारे को दूसरी लाइन का कमांड देना है, इस वाले का निकालना है, तो इस वाली लाइन को भी क्लिक करके फिर टी एल एंटर, तो हमें इस लाइन का लेंथ निकल जाएगा। वैसे अगर हम इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने टी एल दिया, तो इसका टोटल लेंथ कितनी है, 160 मीटर।
वो भी हमारे को दिख जाएगी। तो टीएल कमांड बेसिकली हमारा टोटल लेंथ निकालने में हेल्प करता है। तो टीएल कमांड जो मैंने भेजा है ग्रुप में, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना। बहुत यूजफुल कमांड है वो। कोई भी हमें लाइन को सेलेक्ट करके उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो सारी हमारे को यहाँ से टीएल कमांड से हमारे को कवर हो जाती है। जैसे कि मेरी एक वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा निकलेगा, वो हमारा निकलेगा कितना हमारा केबल लंबी है, कितना हमारा केबल हमारा कितना मीटर यूज हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा 10 मीटर यूज होगा तो हमारा उतना रेजिस्टेंस नहीं होगा। जितना हमारा 100 मीटर केबल होगा तो उतना हमारा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 10 मीटर और 50 मीटर 100 मीटर के अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। जितना ज़्यादा केबल लेंथ रहेगा उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ज़्यादा रहती है। तो हमें ये सब कैलकुलेट करना होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट है, हम रेजिस्टेंस केबल का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला होता है। वो फार्मूला है, ये ऊपर दे रखा है फार्मूला। आर यानी रेजिस्टेंस हमें निकालना है केबल का, कि जो हमारा एक रेफरेंस वैल्यू होती है जो कि हमारे को डाटा शीट में गिवन होती है, कि हमारा जो 70 जो 20 डिग्री पे dimension. हमारा जो Okay, केबल का this रेजिस्टेंस है वो when the कितना roof है। gets heated, and that तो ये heat is हमेशा also केबल के transferred डाटा to शीट the पे गिवन conduit. रहेगा। Okay, calculation for particular module, but that is so we get is a 11 point. We are consider at this 30 degree. I divide एक केबल की 5 डाटा सेट भेज to दूंगा check. मैं ग्रुप में, उसमें से See, सब for an अपने फैक्टर example, जो भी I है have सब चेक कर considered this लेना। image. ये रही हमारी, ये हमारा केबल का डाटा शीट है। 4 स्क्वायर एम का केबल हम यूज कर रहे हैं, जो उसका हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5.090 है, किलोमीटर है पर ओम। यानी 1 किलोमीटर में जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी 5.090। 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम बेसिकली जो मीटर हमारे जो केबल लग रही है वो 160 मीटर लग रही है, और वो हमारा जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री पे है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर दे रखा है, ये जो अगर हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर होता है साइड का, तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी वो हमारे को गिवन है। लेकिन जो हमारा साइड का टेम्परेचर है वो हमारा 70 डिग्री है। 40 प्लस 30 70 हो गया, तो हमें 70 डिग्री पे कितना टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर की वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो सर्किट से इजीली फ्लो नहीं होगा करेगा इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा अपोज करेगा करंट को फ्लो होने में, केबल में उसमें फ्लो करेगा, तो उसको रोकेगा उसको करंट को फ्लो होने में। तो कितना उसका मतलब कितना ओम्स उसका वैल्यू आएगा वो हमें चेक करना है। तो बेसिकली जो हमारा को ये किलोमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारी 5.090 वैल्यू है, हम इसको इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारी पर मीटर के जो 20 डिग्री पे हमारी जो वैल्यू आ रही है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो है हमारी केबल की रेजिस्टेंस की वैल्यू। केबल RESIS रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो हमारी है 5.090 ओम पर मीटर, ओम पर किलोमीटर। अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी 1000 इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हमारी वैल्यू आएगी, 5.090 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारी जो वैल्यू आएगी, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी मीटर में, ओम पर मीटर। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। हमारी जो डाटा शीट में वैल्यू गिवन है वो हमारी गिवन थी किलोमीटर में, 5.090। तो एक किलोमीटर को हमने क्या कर दिया, सीधा हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में कर दिया, क्योंकि हमारी जो केबल है वो किलोमीटर में ना यूज होके हमारी जो केबल यूज हो रही है वो किलोमीटर में यूज हो सिर्फ मीटर में यूज हो रही है। कितना सर मीटर यूज हो रहा इसको है, सर इस पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए बस थोड़ा सा। हमने यहाँ से जो हमारी टोटल केबल यूज हो रही है, डीसी केबल एक स्ट्रिंग के लिए यूज हो रही है, हमने कितना यूज किया, वो हमारा यूज हुआ 160 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल कमांड हमने जो चेक किया उसके किया, जो हमारी टोटल डीसी केबल एक स्ट्रिंग के लिए यूज हो रही है 160 मीटर यूज हो रही है। तो जो हमारे डाटा शीट में हमारे को वैल्यू गिवन है कि जो हमारा हमारा अगर क्या कहते हैं 1 किलोमीटर हमारा 1 किलोमीटर अगर हमारा केबल की लेंथ है, तो उस कंडीशन में हमारा जो केबल का रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा,
5.090, ये हमारा केबल का रेजिस्टेंस है 1 किलोमीटर के लेंथ पे। जब हमारा केबल 1 किलोमीटर का है, यानी 1 किलोमीटर का यानी 1000 मीटर की अगर हम केबल लेके जाते हैं, तो हमारा जो उस टाइम में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो 5.090 रहेगी। यहाँ तक क्लियर है सर हाँ हमसाद? यहाँ तक क्लियर है? ये हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है 0.5090। ये हमारी 1 किलोमीटर एक किलोमीटर जो हमारी डीसी केबल की लेंथ है, उसकी वैल्यू, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 5.090। अगर हम इसको 160 मीटर यानी हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में जितना कितना आएगा हमारा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया कि हमारा 1 मीटर में कितना आएगा। 1 मीटर में हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, तो डिवाइडेड बाय हमने 1000 कर दिया। तो हमारा 1 मीटर में जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.00509। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे किलोमीटर में थी, 1 किलोमीटर में हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, हमने उसको 1000 से डिवाइड करके 1 मीटर में जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमने निकाल दी। और हमारा जो टोटल केबल यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 160 मीटर यूज हो रहा है। तो 160 मीटर के यूज में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160 मीटर से। तो हमारा 160 मीटर के जब केबल हम यूज करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता चल जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, बेसिकली 1 किलोमीटर को हमने पर मीटर में निकाल दिया कि हमारा पर मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है। पर मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के बाद हम 160 से यहाँ पे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू गिवन है वो हमारी 20 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उस टाइम उस कंडीशन में हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है 5.090। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री है, यानी वो 70 डिग्री है। जो हमारा साइड का टेम्परेचर है वो 70 डिग्री है, क्योंकि 40 नीचे का है और 3 साइड की वजह से हमारा 30 और ऐड हो गया है। तो 70 डिग्री हमारा वहाँ का टेम्परेचर है। तो 70 डिग्री जब हमारा टेम्परेचर होगा तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? जब टेम्परेचर हमारा घटेगा तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना। तो सेम हमारा वही वही फॉर्मूला है। जब हमारे यहाँ पे हमें कितना बढ़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है जब हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री पे पहुँचता है। तो ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ से आर रेफरेंस, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो रेफरेंस हम ले रहे हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। आर रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू है जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा डीसी केबल में जो हमारा कंडक्टर है वो एल्युमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, क्या है वो? कंडक्टर है। तो यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है वो टिन कॉपर यूज हो रहा है। तो टिन कॉपर के हम नेट पे सर्च करेंगे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है हमारे टिन कॉपर की, जो हमारी मटेरियल है। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे टिन कॉपर अल्फा वैल्यू। ये जो हमारे टिन कॉपर की अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 0.00390। ये हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल गई, ये रही हमारी टिन कॉपर की वैल्यू, हमारा जो यूज हो रहा है मटेरियल। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हमारे को गिवन है जो ये 0.00393 है, ये हमारा है। और ये हमारा 70 डिग्री जो वहाँ का टेम्परेचर है, माइनस में हमारा जो 20 डिग्री टेम्परेचर है। ये सेम हमारा जो वोल्टेज हमने निकाला था ना, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज, जो हमारा स्ट्रिंग कैलकुलेशन किया था, सेम वही फॉर्मूला है। हम यहाँ पे यूज करते थे वीओसी, याद है सबको? वीओसी 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1। ये हमारे जो पुरानी क्लास थी, दर्शन भाई, एक ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था, हाँ वीओसी हाँ, वोल्टेज ड्रॉप के मल्टीप्लाई लिए। बाय 1 प्लस में अल्फा T2 माइनस T1, जब हमने स्ट्रिंग कैलकुलेशन किया था। वोल्टेज ड्रॉप के लिए लिया था हमने। हाँ हाँ, सेम वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस रेफरेंस की वैल्यू है, जो हमारी रेजिस्टेंस हमारे गिवन है, रेफरेंस लेके हम चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है हमारा 0.509 पर किलोमीटर। तो हमने इसको केज में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे जो आ रही वैल्यू ये आ गई। हम इसको जो हमारा अगला अगला है वो है, जो हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, आर टी एस आई एस टी ए एन सी, रेजिस्टेंस एट 70 डिग्री
70 डिग्री पे हमारा केबल का रेजिस्टेंस कितना होगा, वो फॉर्मूला है हमारा, वो है आर यानी रेजिस्टेंस रेफरेंस रेफरेंस में जो हमारी वैल्यू गिवन है। आर रेफरेंस जो हमारी ये वैल्यू है, ये हमारी आर रेफरेंस है, क्योंकि हमारी डाटा शीट में जो वैल्यू गिवन है रेजिस्टेंस की, वो 20 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारी गिवन है। तो हमारा जो रेफरेंस होगा, रेजिस्टेंस का रेफरेंस होगा, वो हमारा ये वाली वैल्यू रहेगी जो हमारी डाटा शीट में गिवन है, क्योंकि हम इसी का रेफरेंस लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 20 डिग्री पे हमारा जब रेजिस्टेंस इतना है, तो 70 डिग्री पे हमारा टेम्परेचर हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेफरेंस की वैल्यू है, वो हमारी आर रेफरेंस है ना, रेजिस्टेंस रेफरेंस हमारी जो डाटा शीट में गिवन है, वो वैल्यू लेनी है, मल्टीप्लाई 1 प्लस में अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें कहाँ से सर्च करनी है, हमें नेट से सर्च कर लेनी है। नेट से सर्च नहीं करनी, लेकिन जो हमारा मोस्टली जो यूज होता है, अल्फा की वैल्यू यही होती है 0.00393। ये हमने नेट से सर्च कर लिया था। जो हमारा टिन कॉपर है, टिन कॉपर जो हमारा कॉपर का जो हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, मैंने लिख दिया टिन कॉपर अल्फा वैल्यू, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है हमारे को ये वाली वैल्यू नेट से मिल जाएगी। ये हमें कॉपी करके यहाँ पे हमें इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ डाल देना है, माइनस में T2 माइनस T1। T2 हमारा क्या होता है, जो वहाँ का हमारा एम्बिएंट एक्चुअल टेम्परेचर है, जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, 70 है। साइट का जो टेम्परेचर है वो 70 है, और हमारा जो केबल में हमारा जो टेम्परेचर दे रखा है कितना है, वो 20 डिग्री पे दे रखा है, यहाँ पे गिवन है सबको, ये गिवन होगा सबको, 20 डिग्री दिखाई दे रहा है ना सबको। हाँ, अमन साहब, ये 20 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, 20 डिग्री कहाँ का है, यस सर, दिखाई दे रहा है। ये 20 डिग्री पे हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये है, और हमें फाइंड आउट हाँ। करना है 70 डिग्री पे हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, तो हमारा जो 70 डिग्री पे जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो हमेशा 20 डिग्री से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें 70 डिग्री पे हमें पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम 70 डिग्री पे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वैल्यू। तो हमारा जो आएगा, हमने क्या निकाला था, ये वाली वैल्यू ली थी। टी रेफरेंस हमारा क्या है, 0.00509। ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया था, ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, सर नेट से ली थी ये तो। ये और हमारी केबल नो के नो नो, डाटा ये शीट इस में पैक, गिवन है। इस पैक सीट केबल से, की केबल की जो ये डीसी वाली। केबल की डाटा शीट है, उसमें ये वाली वैल्यू हमारी गिवन है। हमने ये किलोमीटर में है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये पर किलोमीटर था, हमने पर मीटर निकाल दिया। तो मीटर निकालने के लिए क्या किया है, 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बस यही किया और कुछ नहीं किया है। क्लियर है ना यहाँ तक, कि हमने इसको क्या किया है, ये पर किलोमीटर में हमारा गिवन वैल्यू था, जो ये वैल्यू है ये हमारी पर किलोमीटर में गिवन थी, हमने इसको बस चेंज कर लिया, चेंज करके हमने पर मीटर में निकाल लिया। ये हमारी पर मीटर की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारी जो केबल यूज हो रही है, वो 160 मीटर यूज हो रही है, ना कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यूज हो रही है। तो हमें पर मीटर निकालना है, तो हमने पर मीटर के हिसाब से हमने रेजिस्टेंस अपना निकाल लिया, कि हमारा जो पर मीटर के हिसाब से कितना रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, वो आता है 1 प्लस में 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, 0.00393। ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, नेट से ली है। नेट पे हमारी वैल्यू गिवन है, कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर जो हमारा कंडक्टर है, बेसिकली जो डीसी केबल है उसमें जो हमारा कंडक्टर होता है, वो कॉपर का यूज होता है, टिन कॉपर का। वो टिन कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टेंस होता है, वो उसकी वैल्यू होती है 0.00393। तो ये वैल्यू हमें नेट से भी मिल जाएगी। हमें सर्च करना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टिंड कॉपर। टिंड कॉपर ये ऊपर लिखा पड़ा है, टिंड कॉपर। इस ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर हमारा, यानी कंडक्टर कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, जीआई स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है।
एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस वैल्यू अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, जीआई स्ट्रिप का अलग होगा, केबल और बाकी जो अदर मटेरियल्स आते हैं, हर एक का अपना अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होता है। तो वो कितना उसको करंट फ्लो, एक जो नॉन कंडक्ट एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और जो मेटल में होती है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, वो हम जो हमारा नॉन मेटल होता है उसमें हमारा करंट बिल्कुल नॉन कंडक्टर नॉन कंडक्टर कह रहा हूँ बेसिकली, नॉन कंडक्टर जो होता है उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा करंट उस वाले कंडक्टर से फ्लो नहीं कर पाता। इंसुलेटर। और जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से हमारा करंट है वहाँ से उस सर्किट से फ्लो हो जाता है। तो यही सेम रीज़न यहाँ पे भी है कि हमारा जो इस वाले जो हम डीसी केबल हम यूज करते हैं कंडक्टर, वो हम यूज करते हैं कॉपर, टिंड कॉपर। तो टिंड कॉपर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है वो हमें नेट से चेक कर लेना है। नेट से हमें मिल जाएगा कि जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कितनी है, 0.393। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे 0.393। अब T2 माइनस T1 यानी 70 माइनस में 20, 70 डिग्री वहाँ का एक्चुअल टेम्परेचर है और 20 डिग्री हमारी जो केबल की डाटा शीट है, वो जो हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो 20 डिग्री पे दे रखी है। 0.5090 की वैल्यू जो है 20 डिग्री पे, अगर हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें उस केस में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी 5.090 पर किलोमीटर। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है 70 डिग्री है, तो हमें 70 तो हमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा 70 माइनस 20। फिर जैसे एंटर करेंगे उसमें हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.00690, जो कि हमारी यहाँ पे वैल्यू गिवन है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें मिली है कितने डिग्री सेल्सियस पे मिली है, हमारा टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री। जब हमारा टेम्परेचर होगा उस केस में जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी जो हमारी हमने इस फॉर्मूले से निकाली है। ये हमारी जो वैल्यू आई है हमारी 70 डिग्री की टेम्परेचर पाई है। जब हमारा 70 डिग्री साइड का टेम्परेचर होगा तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमारे को जो ये वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला है ये वाला, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। टू टू मल्टीप्लाई टू हम उस केस में यूज करते हैं जब हम किसी भी एक वायर को हम कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलते हैं तो हम उसको टू लेके चलते हैं कि टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर हमारा 40 मीटर पॉजिटिव केबल है, डीसी केबल यूज हो रही है, तो 40 मीटर ही हमारी नेगेटिव केबल यूज हो रही है। तो उस केस में हम टू से मल्टीप्लाई करके चलते हैं कि 40 × 2 यानी 80। लेकिन अगर हम टोटल केबल का सम लेके चलते हैं तो उस केस में हम टू लेके नहीं चलेंगे। उस केस में हम टोटल आई आर एल ये तीनों फार्मूला लेके चल तीनों कंपोनेंट लेके चलेंगे कि हमारा करंट कितना है, आई आर रेजिस्टेंस कितना है और एल हमारी लेंथ कितनी है। टू हम किस केस में लेके चलते हैं, इतना समझ आ गया कि टू हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं टू से। यस सर। क्यों करते हैं बताना। सर अगर हम केवल एक पॉजिटिव लेके चल रही है तो दो से मल्टीप्लाई करेगा, अगर हम दोनों का सम करेंगे पॉजिटिव निगेटिव का तो हम दो को नहीं लेंगे फिर। फिर दो हम लेके नहीं चलेंगे, दो को हम हटा देंगे। तो हम अगर हमारी अगर दो के हिसाब से चल रहा हूँ तो मैं लेके चलता हूँ कि जो मेरी रेड केबल है यानी पॉजिटिव केबल है वो मेरी 40 मीटर की है, तो हमारा जो नेगेटिव केबल है वो भी हमारा 40 मीटर का होगा। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उस केस में हम टू मल्टीप्लाई बाय हमारा आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमें हमने ये निकाल रखी है, कहाँ गई ये वाली वैल्यू जो हमारी करंट फ्लो होगी 15.08, हमारा जो नेट करंट फ्लो होगा डीरेटिंग होने के बाद ये हमारा कितना हो रहा है 15.08। फिर हमारी मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई 15.08 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने अभी जो निकाली थी वो है ये, आर की वैल्यू हमने निकाली ना रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये ग्रीन वाला ये आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एल, एल हमारी कितनी थी, एक पॉजिटिव केबल हम 40 मीटर लेके चलते हैं, तो हम एक केबल का साइज लेंथ लेके चल रहे हैं इसलिए हमने टू से मल्टीप्लाई किया। अगर हम दोनों केबल का सम लेके चलेंगे तो टू हटा देंगे, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हमारा आएगा 7 यानी
टोटल जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो हमारा 7% वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो रहा है? 7% का हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। सावेज यहाँ तक क्लियर है कि फॉर्मूला कहाँ से क्या क्या कर पुट अप हो रहा है? सावेज नहीं है क्या? हाँ वीरू, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मैं एक्सेल शीट भेज दूंगा, ये अभी क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको एक्सेल शीट में बाकी भेजना कि चीजें देख कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो एक्सेल शीट से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट रहेगा तो मुझे फ़ोन कर लेना, उसी टाइम पे हैंड टू हैंड हमारा सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक्सेल शीट भी भेज दूंगा कि हमने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फॉर्मूला लगाया है। ये हमने ये वाला फॉर्मूला वैल्यू बेसिकली वैल्यू पुट करी है, उसके बेस पे हमारा जो ये वोल्टेज ड्रॉप आया है वो हमारा ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें वोल्टेज ड्रॉप परसेंटेज में निकालना है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से कम है कि नहीं है। तो यस अगर हमारे 100 में से 10 नंबर आए तो हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? अगर हमारे 10 नंबर आए हैं 100 में से, तो हमारे कितने परसेंट आए हैं, तो हमें कैसे निकालते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 100। सर हैं 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 डिवाइड बाय 100, सेम यही है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई। भी। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, और जब हम परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100। ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेम वही है, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है 7.347199 है, डिवाइड बाय हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारी स्ट्रिंग की वोल्टेज आ रही है। हमारे जो एक स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल कनेक्टेड है? 16। अगर हमारा एक मॉड्यूल का हमारा जो बीओसी है वो हमारा 48 है, तो हमारा 16 मॉड्यूल का कितना हो जाएगा? एक मॉड्यूल का हमारा VOC 48 है, तो हमारा आपस में जो सीरीज में कनेक्टेड है वो 16 है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 16, जो हमारा वोल्टेज रहेगा स्ट्रिंग का कितना रहेगा? 768 वोल्ट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? वीरू मनसाज, ओके यहाँ तक सर। क्लियर है ना? जी सर। ओके ये सर। हमारे जो नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने कनेक्टेड है? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और एक ये 15, और एक ये 16। ये 16 मॉड्यूल आपस में एक स्ट्रिंग यहाँ से और नेगेटिव यहाँ से, ये 16 मॉड्यूल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एक मॉड्यूल का हमारा वोल्टेज है 48 वोल्ट, VOC जो हमारा एक मॉड्यूल का है, तो 16 मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है, तो एक स्ट्रिंग का हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा? 768 वोल्ट। 16 मल्टीप्लाई 48। तो हम एक हमारा जो टोटल ऑफ स्ट्रिंग का जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो 768 रहेगा। तो हम इसको मेरा इसको हटाता हूँ अभी। जो हमारा स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है, स्ट्रिंग का जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 768 आ रहा है, 768 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें परसेंटेज में निकालना है कि हमारा जो टोटल परसेंटेज है वो 2% से कम है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? वोल्टेज ड्रॉप इन परसेंटेज, वोल्टेज ड्रॉप परसेंटेज। तो उसके लिए हमारा क्या था कि हमारे कितने नंबर आए हैं? टोटल 7 नंबर आए हैं, यानी 7.7199 इतने नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं? 768 वोल्ट में से आए हैं, 768 वोल्ट में से आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो नेट जो हमारा टोटल ओवरऑल जो DC वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है कितना आ रहा है? 0.95667। ये हमारा नेट जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है हमारा 0.95 आ रहा है। तो ये हमारा 2% से ज्यादा है कि 2% से कम है? सर कम है ये तो 4 की जाएगी इसमें। तो ये हमारे जो केबल जाएगी 4 स्क्वायर एम की चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हमारा 4 स्क्वायर एम
2% से अगर हमारा इनकी इस केस में अगर 2% से ज़्यादा आता तो हम उसमें जो यूज़ करते वो केबल हम यूज़ करते 6 स्क्वायर की। लेकिन इसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से कम है, तो हमारे जो हमने इसमें केबल सेलेक्ट करेंगे वो 4 स्क्वायर की डीसी केबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम वही अगर हमारा यहाँ पर 2% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता, 2% से हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा कैसे होता कि जो हमने यहाँ पे केबल लेंथ जो हमने निकाली है 40 ना होके हमारा मान लो 100 है, 200 मीटर हमने इसमें रन कर दिया, तो जो हमारा नेट हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 36 हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे केबल लेंथ है वो हमारी बढ़ गई, केबल लेंथ हमारी जो थी वो बढ़ गई, वो हमारी 40 से 100 हो गई। जब हमारे केस में 40 आ रहा है तो 40 में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो हमारा 2% 7.34 आ रहा है। लेकिन ये जब है हमारा वोल्टेज ड्रॉप कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप जब हमारी केबल लेंथ बढ़ जाएगी 40 से बढ़कर अगर हमारा 100 हो गया 200 हो जाता है, तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा 36.73 हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जब हमारा 36 नंबर हमारे 768 में से यानी छत इक्वल टू 36.736 डिवाइडेड बाय 768 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा इस केस में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा 2% से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा हो गया सर, 460 की जाएगी इस पर। तो इसमें हमारा जो केबल जाएगा वो हमारा 6 स्क्वायर का केबल जाएगा, ना कि 4 स्क्वायर का। इसलिए इसके बेस पे हम डिजाइन करते हैं कि जो हमारा केबल लेंथ है वो हमारा कितना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 2% से ज्यादा है नहीं है तो हम 4 स्क्वायर की केबल यूज करेंगे। अगर हमारा जो 6 स्क्वायर से अगर 2% से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है तो हम 6 स्क्वायर की केबल हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर सर अगर एग्जैक्ट 2% ही हो तो फिर 4 की लेंगे 6 की लेंगे? हम 4 की ले लेते हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। हम उस क्योंकि हम जो भी यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम साइड ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है 70 डिग्री हमेशा नहीं रहता, वो कम ही रहता है। ओके। हमने जो डिजाइन किया वो 70 डिग्री पे किया है, लेकिन हमेशा 70 डिग्री टेम्परेचर नहीं रहेगा ना, 50 40 80 रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा तो 70 किसी कंडीशन में जा सकता है। लेकिन अगर 2% अगर आप एग्जैक्ट 2% आ रहा है तो हम 4 की स्क्वायर के लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सेफ मार्जिन सब कुछ इसमें कैलकुलेट करके चल रहे हैं, हायर साइड ही लेके चलते हैं। तो इसलिए अगर हमारा 2% ही आता है तो हम इसमें 4 स्क्वायर की केबल यूज करेंगे। अगर 2% से ज़्यादा आता है तो हम उसमें 6 स्क्वायर की केबल हम यूज करेंगे। ठीक है दर्शन भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम 4 स्क्वायर के हम केवल हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, और 6 केबल की स्क्वायर के हम केवल किस कंडीशन में यूज करेंगे। यस यस ऑल। हाँ वीरू, यहाँ तक क्लियर हो गया? वीरू आवाज आ रही है? माज वो जो टीएल कमांड है, वो टीएल कमांड से जो लेंथ आएगी वो पूरी की पूरी आएगी क्या, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेके इन्वर्टर के इनपुट तक? जैसे मैंने यहाँ पे जो जो लाइन मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली, मैंने एक पॉजिटिव वाली लाइन सेलेक्ट कर ली, एक नेगेटिव वाली कर ली। अब मैं इसको टीएल दूंगा तो मेरी टोटल लेंथ कंप्लीट लेंथ बता देगा कि मेरी जो दोनों लाइन है वो लाइन की लेंथ कितनी है। अगर मैं सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट करके टीएल कमांड दूंगा तो सिर्फ एक लाइन की कंप्लीट लेंथ बताएगा कि एक लाइन की कंप्लीट लेंथ कितनी है। जो जो लाइन इसमें सेलेक्ट होगी वो लाइन की कंप्लीट लेंथ बता देता है ये। अच्छा, मतलब स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से लेके इन्वर्टर के इनपुट तक? हाँ, जो जितनी लाइन की लेंथ है ये लेंथ पूरी कंप्लीट बता देगा कि इन्वर्टर पे जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ से, इस पॉइंट से लेके, और जो हमारा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक हमारा इस लाइन का कितना लेंथ है। अगर हम दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेलेक्ट करके टीएल कमांड देंगे तो ये दोनों लाइन की लेंथ हमारे को कैलकुलेट करके दे देगा कि दोनों जो लाइन की लेंथ है वो हमारी 160 मीटर है। ठीक है ठीक है। और शॉर्टेज पाथ कैसे मतलब रिकग्नाइज करें? क्या हो गया? शॉर्टेज पाथ हम कैसे रिकग्नाइज करें कि कौन सा शॉर्टेज पाथ है
पॉजिटिव सॉर्टर साइड क्लास में में हमें जाओ। देखना होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमारे पास साइड पे जगह है कि हम छत के रूफ मॉनिटर के अगर हमारे पास जगह है अवेलेबल है, तो हम जो भी प्लान करेंगे इन्वर्टर को हम रूफ पे ही प्लान कर लेंगे कि रूफ पे ही हम अपना इन्वर्टर माउंट कर लें। अदरवाइज अगर हमारा जो रूफ मॉनिटर है उसकी लेंथ हमारी 900 mm से 1500 mm से कम है, जो रूफ मॉनिटर की लेंथ जो स्पेस है उसके रिज से एंड पॉइंट से लेके उसके जो हमारा साइड का है 1500 mm से अगर हमारा कम है तो हम वहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें देखना होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है वो हम कहाँ पे रख सकते हैं कि जाके हमारा जो डीसी केबल है कम से कम हमारा यूज हो। हमें सब प्लान करके चलना होता है जब हम साइट सर्वे करने जाते हैं, तो हमें सब कुछ माइंड में रखना होता है कि हमारी जो डीसी केबल लेंथ है वो हमारी शॉर्टेस्ट कहाँ से कहाँ हम कहाँ प्लेस करें, कहाँ रखें कि जाके हमारा जो एसी केबल की लेंथ और डीसी केबल की लेंथ कम से कम हमारी यूज हो। ये सब हमें डिजाइन करना होता है। अगर मैं इन्वर्टर को इस जगह रखता हूँ तो हमारा जो हमारी डीसी केबल की लेंथ है वो हमारी कम लगेगी। जबकि मैं यहाँ पर अगर इन्वर्टर को इस जगह प्लेस करूँगा तो हमारी जो सारी केबल्स है ये हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा केबल्स लगेंगी कुछ, क्योंकि इसको पूरा यहाँ पे फॉलो करते हुए यहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मॉडल सिर्फ इस साइड लग रहे हैं, तो हमें ऐसी जगह प्लान करना है कि हमारा जो डीसी केबल है कम लगे। बेसिकली मैं अगर इस साइड इन्वर्टर लगाऊंगा तो हमारा डीसी केबल हमारा कम लगेगा। अगर मैं रूफ के उस साइड लगाऊंगा तो हमारे डीसी केबल की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये सब हमें को कैलकुलेट करना होता है सब कुछ। साइट सर्वे करना जाना होता है तो पूछना होता है कि क्लाइंट से भी कि जब हम आपके पास कहाँ ऐसी जगह है जो हमारा इन्वर्टर प्लेस कर सकते हैं, सब कुछ एचडीबी लगा सकते हैं, अर्थिंग हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये सब लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, पूछनी होती है क्लाइंट से। या फिर हमें उनको नहीं पता तो हमें खुद ही सजेस्ट करना पड़ता है कि हम एसी केबल यहाँ लगाएंगे तो हमारा लॉसेस कम होगा, अगर हमारा डीसी इन्वर्टर यहाँ लगेगा तो हमारा डीसी लॉसेस कम होता है। तो ये सब हमारा फैक्टर माइंड में होना चाहिए ताकि हम जब भी साइट सर्वे करने जाएं तो हमारा जो जितना भी हमारा जो भी हमारी कैलकुलेशन है लेंथ की वो हमारी सब कवर हो जाती है। ठीक है वीरू। यस सर। सर रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना तो सब डाल देना आप, एक दो बार और देख लेंगे इसको, जहाँ के लिए मतलब दिक्कत है हाँ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाला स्ट्रिंग वाला समझ आया था। हाँ सर वो समझ में आया था। वो समझ आ गया तो बस अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और मेरे पीछे पीछे जो मैंने साइट भेजी है उस पर मॉडल लेआउट और डीसी स्ट्रिंग का काम स्टार्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आज कल परसों में 3 दिन के अंदर ये भूल जाओगे। अगर ये प्रैक्टिस में यस रहेगा तो ये हमेशा याद रहेगा। बिना यस। प्रैक्टिस के फिर ये भूल जाओगे, एक हफ्ते बाद फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास से पूछोगे कि ये कैसे था कैसे था। तो इसे आज ही कल ही में प्रैक्टिस में लो ताकि जो वीडियो है इसको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से भी। और प्लस में अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे आज ही कॉल कर लो चाहे कल ही कॉल कर लो। बेसिकली मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो इसकी वजह से मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मेरा फिलहाल थोड़ा सही है तो मैं इसलिए मैंने क्या फिर सोचा ले लो। अब मैं रिस्पॉन्स भी करूँगा तो मुझे कोई भी डाउट है तो उसी टाइम मुझ पर क्लियर हो जाना। ठीक है दर्शन भाई, ठीक है मनसार। सर वो जो स्प्रिंग वाला क्लास था उसकी एक्सेल शीट भेज देना, क्योंकि मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ज्यादा नहीं है, ठीक है बस मैं दोनों समझना है उसका थोड़ा सा। ठीक है मैं दोनों को भेज दे रहा हूँ। ठीक है दर्शन भाई, ओके। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी तक? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे समझ जाएंगे। ठीक है फिर मैं आज क्लास एंड करता हूँ, रिकॉर्डेड क्लास जो है भेज देता हूँ ग्रुप में। और बाकी एक्सेल एक्सेल फाइल भेज देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसमें हम एसी केबल कैलकुलेशन सीखेंगे। आज की हमारी डीसी केबल कंप्लीट होगी। एसी केबल कैलकुलेशन में हमारे क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या हमारे ग्रुपिंग फैक्टर क्या है, अगर हम ग्राउंड माउंटेड है या हम केबल ट्रंच से लेके जा रहे हैं एसी केबल तो हमारे क्या फैक्टर है। ये जो भी हमारे एसी केबल कैलकुलेशन में जो क्या क्या कैलकुलेशन है क्या क्या फैक्टर है, ये आने वाली कल की या परसों की क्लास में हम कवर कर लेंगे। हाँ ठीक जी। है। सर हाँ हाँ सर जैसे कि क्लास चल रही है, क्या इनके एक डिजाइन गाइड मिल सकती है हाँ हाँ ताकि उनसे नोट्स बना ले, आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज देता हूँ, मेरे पास जहाँ से अरेंज होता है मैं भेजता हूँ। ओके ओके, हाँ क्योंकि सर डिजाइन गाइड से आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, क्या क्या हमें फैक्टर क्या क्या लेना है, कैसे कैसे कि स्टेप वाइज क्या क्या करना है सब उसमें लिखा रहेगा। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है फिर आज की क्लास एंड करता हूँ, आने वाली कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके। ओके ओके।